फेक एड्रेस मतलब एड्रेस है ही नहीं, या फिर हाउस नंबर 0। हाउस नंबर 0 तो आपने कभी सुना है हाउस नंबर 0? हमने तो नहीं सुना था, मगर बेंगलोर में हजारों हाउस नंबर 0 हैं वोटर लिस्ट पे। जैसे एक विषय आया था, किसी ने कहा कि साहब हाउस नंबर 0 है, 80,000 लोगों के हाउस नंबर 0 हैं, इसीलिए वो फर्जी हैं। अगले दिन कई सारे मतदाता खड़े हो गए, उन्होंने कहा नहीं साहब हम तो यहां रहते हैं। 0 नंबर। आपको पता है इस देश में करोड़ों लोगों के घरों के पते के आगे 0 नंबर है। क्यों? क्योंकि पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, जिस घर में वो रहते हैं उन्होंने उनका नंबर नहीं दिया। शहरों में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं जहां उनको नंबर नहीं है, तो वो अपने फॉर्म में क्या पता भरें? तो चुनाव आयोग के निर्देश कहते हैं अगर ऐसा कोई भी मतदाता इस देश में है, चुनाव आयोग उसके साथ खड़ा है और उसको नोशनल नंबर देगा, और चूंकि कंप्यूटर में जब उसको भरते हैं तो वो 0 दिखता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो मतदाता नहीं है। इसी तरीके से जिन लोगों के पास घर नहीं होता, आप लोग भाग्यवान हैं, कई लोगों के पास घर नहीं होता लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है, और उसका पता क्या दिया जाता है? उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है, कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे, या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे। और फिर अगर यह कहा जाए कि वो फर्जी मतदाता है, ये हमारे गरीब मतदाताओं, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार, सीनियर हमारे आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा सर। प्रणाम सर। नाम दर्शकों को भी प्रणाम। सर, बैलेट बॉक्स से जिन निकलेगा, जो लोग दावा ठोकते थे बिहार के चुनाव में, उनके उत्तर कह रहे हैं कि भाई वोट चोरी हो रहा है, एसआईआर गलत हो रहा है, अपराध हो रहा है। राहुल गांधी जो चीजें 10 मिनट में निकाली जा सकती हैं, कह रहे हैं कि हम 8 महीने के अथक परिश्रम से निकाल के लेके आए हैं, देश में वोट चोरी हो रहा है। और अंतिम प्रहार करने का जो ये प्रयास किया जा रहा है, सब कुछ करके देख लिया। मोदी है कि लाल किला पर झंडा फहराया जा रहा है, जो तसल्ली देते थे स्वयं को कि बस अंतिम साल है राहुल बाबा, अगले साल तो आप ही फहराएंगे लाल किले से झंडा। वो सब तमाशा देख रहे हैं, मन ही मन कुढ़ रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो अब अंतिम दाव चला गया कि मोदी तो वोट चोर है। हालांकि बंदूक चलाई जा रही है इलेक्शन कमीशन के कंधे पे रख, लेकिन ठीक बिहार चुनाव से पहले वैसा ही षड्यंत्र जैसा 2015 में अवार्ड वापसी के नाम पर बिहार में ठीक चुनाव से पहले करने का प्रयास किया गया। कैसे देखते हैं सर? और आज अभी थोड़ी देर पहले असम से गोगोई साहब ने एक प्रश्न पूछ लिया है। तो चुनाव आयुक्त से तो ये प्रश्न है, लेकिन मैं आपसे पूछ लेता हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर showed why Prime Minister and Home Minister Amit Shah brought a law that removed the Chief Justice of India of the Supreme Court from the selection committee. लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ 18-19 महीने के लिए सर चुनाव आयुक्त चुनता था। सोनिया गांधी के रीजन में कैसे चुनाव आयुक्त चुने जाते? जी सर, ओवर टू यू सर। प्रणाम। पहले गोगोई साहब को जवाब दे दूं जो अभी आपने बताया। तो जिस समय वो MS गिल, मनोहर सिंह मनिंदर सिंह गिल नाम पे MS गिल, जो बाद में कांग्रेस सरकार का मंत्री बने, उसी समय उनके साथ एक और कमिश्नर हुआ, चुनाव का इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, S गोपाल स्वामी जी। वो गोपाल स्वामी जो थे, उन्होंने बाकायदा लिखकर शिकायत की थी राष्ट्रपति से भी और सरकार से। सरकार कांग्रेस की थी।
और उसमें उन्होंने लिखा था ये जो मेरे साथ जो दूसरा चुनाव आयुक्त था जिसका नाम है नवीन चावला, ये आदमी पूरी यहाँ की सारी जानकारियां इकट्ठी करके जाके कांग्रेस पार्टी को देता है। ये कांग्रेस के लिए दलाली करता है, कांग्रेस के लिए मजदूरी करता है और चुनाव आयोग की कोई गोपनीयता नहीं रह जाती। चुनाव आयोग की सारी सूचनाएं नवीन चावला जाकर कांग्रेस को देता है और ये कोई उन्होंने आरोप या चोरी छुपा नहीं कहा था, बाकायदे उन्होंने चिट्ठी दी। चिट्ठी आज भी उपलब्ध होगी सरकार के पास। और ये शिकायत करने के बाद, गोपाल स्वामी की शिकायत करने के बाद कांग्रेस ने इसी नवीन चावला को इलेक्शन कमिश्नर बनाया और वो पुराना दागी था, पुराना क्या कहूँ उसको, कि 1980 का जो शाह कमीशन था आया, बहुत ज्यादा दृष्टि में पड़ा होगा कि तब से बताया था कि कैसा पापी आदमी है। उस समय भी वो इंदिरा गांधी की तलवे चाटने में लगा था, कांग्रेस की सरकार की दलाली करता था और उस दलाल को इन्होंने 2009 में बनाया था चुनाव आयोग। लेकिन उस समय क्या उसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोई सहमति होती थी? ये कैसा लोगों को मूर्ख समझते हैं, कैसा लोगों को पागल समझते हैं। वो जो इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन कमिश्नर के जो चयन में जो उन्होंने चीफ जस्टिस की भूमिका थी वो अस्थायी तौर पर थी। जब तक नहीं होता तब तक आप ये व्यवस्था रखिए और उसके बाद फिर एक नई व्यवस्था बनाइए। तो इलेक्शन कमिश्नर के चयन में ना तो कभी चीफ जस्टिस की कोई भूमिका होती थी ना आज की तारीख में है। ये कब की बात कर रहा है गोगोई, पता नहीं इसको क्या नशा हो गया। ये है इनका जो सच बोलने का इनका क्या तरीका है। लेकिन ये जितनी नौटंकी चल रही है, वो कह रहा है कि मैं 8 महीने से इकट्ठा कर रहा हूँ और 8 महीने के बाद नतीजा सुनी। 8 महीने से तुम क्या इकट्ठा कर रहे हो? आम पब्लिक को नहीं मालूम इसका। तुमने जो कुछ इकट्ठा किया है तुमसे बार बार लगातार मांग रहा है चुनाव आयोग, तुमने आज तक उसको जाकर एक कागज की स्लिप नहीं दी। ये मेरी और उसकी जरा जांच करो। और वो कह रहा है कि बाकायदे हलफनामा लेके आओ, तो वहां नहीं गए हो। तुम कोई स्लिप लेकर आज तक तुम सुप्रीम कोर्ट भी नहीं गए हो। तुम सड़क पर तमाशा कर रहे हो, सड़क पर उपद्रव कर रहे हो, सड़क पर जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? और उसके लिए जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है चुनाव आयोग ने, वो बहुत महत्वपूर्ण और उसमें एक सेंटेंस उनका बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर जनता को निशाना बनाया जा रहा है। इसका क्या अर्थ हुआ अभिषेक जी? जनता निशाना कैसे बन रही है? ये और यही पूरी साजिश है पिछले 7-8 महीने से इन्होंने शुरू की है और उसी साजिश की तरफ आज इशारा किया है चुनाव आयोग ने। जरा गौर करिए, ये इलेक्शन कमीशन नहीं जाएंगे अपने सबूत लेकर, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे या किसी भी अन्य कोर्ट में नहीं जाएंगे। ये सड़क पर उपद्रव करेंगे। किसको लेकर उपद्रव करेंगे? वो जो 5 बार का सजा याफ्ता है, चारा चोरी में सजा याफ्ता है, उसको लेकर उपद्रव करेंगे। उसके साथ जो लड़का है जो आजकल लोगों की नौकरी देने के चक्कर में लोगों की जमीन हड़प लेने के जुर्म में वो भी नामजद है, उसको मुकदमा चल रहा है, उसको अपने साथ लेके चल रहे हैं। ये इस टाइप के लोगों का गिरोह सक्रिय हुआ है और वो लोकतंत्र की लूट के लिए इकट्ठा हुआ है। और मैं लोकतंत्र की लूट क्यों कर रहा हूँ इसको जरा समझिए। और मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री मोदी को इसकी भनक लग गई थी कि कैसे 2024 का चुनाव पलटा गया है। और उसके तो हम लोग कहते थे, अभी आप लोगों ने देखा होगा जब डोनाल्ड ट्रंप का चयन हो गया, 20 जनवरी को शपथ हो गई, उसके बाद आकर जब उसने डीप स्टेट पे हमला शुरू किया था तो एक और नया रहस्य उद्घाटन हुआ था। कितने दर्शकों को याद, हमारे यहाँ बड़ी मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है, कि उसने बताया था कि जो अमेरिकन डीप स्टेट है उसने हिंदुस्तान के चुनाव को प्रभावित करने के लिए, और मेरा गौर करिए उस सेंटेंस में कि उसने कहा था कि हिंदुस्तान के चुनाव को उसमें मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए, ये उसमें जोड़ी थी कंडीशन कि मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपए से करीब 120 करोड़ रुपए डीप स्टेट ने हिंदुस्तान में खर्चा किए थे। किस बात के लिए, कैसे वो उसने कैसे बढ़ाया होगा वो जरा सोचिए आप। वो उसकी जांच करानी चाहिए, खासकर वो डोनाल्ड ट्रंप भी कराएगा वो यहाँ हिंदुस्तान में होगी। तो अब बताता हूँ दर्शकों की वो जो मेरे ख्याल से खुलासे के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ जांच शुरू की है, उसके बाद उनकी निगाह में कुछ आया, वो संज्ञान में डाला गया है चुनाव आयोग के। चुनाव आयोग पहला पिछला वाला था, यानी जो पिछला चुनाव आयोग था वो निकम्मा नकारा था, उसके ऊपर अभी बात करते हैं। अब आइए जरा गणित पे, ये नंगाई कर रहे हैं आज से इन्होंने शुरू किया है कि आप यहाँ बिहार में ये SIR शुरू होने से पहले कितने वोटर थे अभिषेक जी? 7 करोड़ 89 लाख, 7 करोड़ 7 करोड़ 89 लाख।
और जी। उसमें से जो अभी तक की जो प्रक्रिया हुई है उसमें 65,64,000 वोट जो फर्जी निकले हैं, कब? फेक निकले। ये इसका परसेंटेज क्या होता है? ये तकरीबन परसेंटेज आप 10%। बोलिए। नहीं, ये होता है 8.31%। 8.31%, यानी 8% वोट, 8.8% वोट फर्जी। ये अभी सामने आ गया, जो काटा गया, निकाला गया है। अब जरा आइए, मैं जो डोनाल्ड ट्रंप से जोड़िए कि जो उसने कहा था कि 100 करोड़ रुपए अमेरिका ने खर्चा किए थे, अमेरिका के डीप स्टेट ने यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जाए, इसके लिए 100 करोड़ रुपए खर्चा किया था। 1000 तो कर ही रहा था। अब आइए कि जो हमारा लोकसभा का चुनाव हुआ था 2024 में, उसमें टोटल वोटर कितना था? 97.88 करोड़, यानी 97 करोड़ 8 लाख 80 लाख 97 करोड़ 80 लाख वोटर था 2024 के लोकसभा चुनाव में। उसका 8% कितना होता है? उसका 8% होता है 8 करोड़ 12 लाख, यानी जो 2024 का लोकसभा चुनाव था उसमें 8 करोड़ 12 लाख वोटर थे जो फर्जी थे। और इसका जरा अंतर अब समझिए, जो 8 करोड़ मैंने इसलिए पहले स्पष्ट किया। अब आइए कि जो एनडीए को वोट मिले थे, अभिषेक जी, वो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि एनडीए को जो उस समय वोट मिले थे 2024 के चुनाव में, वो 28 करोड़ कुछ लाख वोट थे, 28 करोड़ कुछ लाख। जी। और जो ये यूपीए था, ये पूरा गिरोह, इसको मिले थे 26 करोड़ 26.5 करोड़ मान 26.5 करोड़ वोट मिले थे, यानी दोनों के मतों में 1.5 करोड़ मतों का अंतर था। केवल 1.5 करोड़ मत एनडीए को ज्यादा मिले थे। तो यहाँ पर वो जो अंतर इतना कम था, उसमें सबसे बड़ी भूमिका वो जो 8 करोड़ मैं बता रहा हूँ ना, जो फर्जी वोट थे 2024 में, क्योंकि आपका बिहार में जो है ये वही वोटर लिस्ट है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल हुई थी। ये वही लिस्ट है, तो 1.5 करोड़ का अंतर था। और ये जो 240 आ गए, जिसको 400 की बात चल रही थी, पूरा देश 400 कह रहा था। ऐसा कौन सा झटका हो गया कि वो 400 से 240 आ गए? उसके पन्ने अब खुल रहे हैं। तो वो जो आज चुनाव आयोग ने कहा है, चुनाव आयुक्त ने कहा है, वो बिल्कुल सही कहा कि ये निशाना चुनाव आयोग के कंधे पर रख के ये जनता को बना रहे, जनता का लोकतंत्र जो है वो छीनना चाह रहा है, उसका अधिकार। मेरा ये मानना है कि इनके जो 26 करोड़ वोटर थे, उसमें कम से कम 6 करोड़ और घटाइए, 6 करोड़ और घटाइए, क्योंकि वो जो 100 करोड़ रुपया डीप स्टेट का आया था, या 4 सोरोस की तो थैली 8,500 करोड़ की खुली हुई थी, वो कहाँ खर्चा हुई है? यही खर्चा हुई है। कैसे लोगों को ये कोई पॉलिटिकल पार्टी, दरअसल इस बात को समझ लेंगे, ये सब काम कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता आके नहीं करता है। पॉलिटिकल पार्टी के नेता के लिए कुछ लोग करते हैं जो आपको अदृश्य होते हैं, जो पैसा लेते हैं और ये मैनेज करते हैं। तो पूरे देश के अंदर ये 8.5 करोड़ 8.25 करोड़ वो गया कहाँ? वो यही गया था। ये मैंने और वो उसको प्रधानमंत्री मोदी ने पकड़ा है, और अब उस पर प्रहार शुरू हुआ बिहार से। और अभी बिहार के चुनाव परिणाम देखेंगे तो आप चौंकेंगे। उस पे बाद में आएंगे, लेकिन सतीश सर ने तो रिवर्स ही कहा कि एक्चुअली में वोट चोर कांग्रेस है, इंडिया अलायंस है, और उनके आपराधिक पार्टनर जो 7 समंदर पार बैठे हुए। दरअसल ये वोट भी चुरा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तुम्हारा वोट भी हम नहीं मानेंगे जो एनडीए की तरफ वोट कर रहे हैं। आप ये एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं सर? मैं समझा नहीं क्या कह रहा है। मैंने बोला कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि दरअसल असल में वोट की चोरी इंडिया अलायंस ने की है, इंडी अलायंस ने की है, कांग्रेस अलायंस ने की है, और अपने ही डेटा जो बनाए हैं अब उसको मैनिपुलेट करके चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहा है, ताकि जो वास्तविक देश के वोटर है उनका वोट भी खा सके। हाँ, बिल्कुल। और इनका तो सबूत है, वो भी 7 समुद्र पार 16,000 किलोमीटर दूर अमेरिका से। वहां की डीप स्टेट बाकायदे वो स्टेटमेंट उनका आ चुका कि उन्होंने 100 करोड़ रुपए केवल इस बात के लिए थे कि यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जाए। कैसे बढ़ाएंगे ये जरा कोई सोचे। तो वोटिंग परसेंट, और आप हम लोग को आम आदमी ज्यादा सक्रिय रहे अभिषेक जी, आप बताइए कि आपको सरकारी सरकारी अभियान चलते हैं और विज्ञापन चलते हैं, कि आपको उसके अलावा कोई ऐसा अभियान चलाता हुआ दिखाओ, कोई ऐसा एनजीओ दिखाओ जो कह रहा हो चल के वोट डालो और वोट डालना पड़े। आपको मेरे ख्याल से कहीं एक आदमी नहीं, कहीं नहीं जो भी मतदान बढ़ाने के अभियान की बात करिए तो सरकारी स्तर से चला है, चुनाव आयोग के। तो वो 100 करोड़ रुपया गया किसके पास? वो 100 करोड़
वो इन्हीं लोगों के लिए गया। तो इनकी चोरी के सबूत तो अमेरिका में बैठा आदमी दे रहा है, और वो उसको खाली जबानी नहीं दे रहा, उसने अपनी जेब से पैसा खर्चा किया 100 करोड़ रुपए, और वो जार सोर्स कर कह रहा है, वो बहुत पहले से कह चुका है। तो उसका पैसा भी इसी लाइन में था। तो जार सोर्स का पैसा वो बैनर लगा के तो खर्चा नहीं होना था, इन्हीं कामों में खर्चा होना था। तो ये जो इन्होंने, मैं 8 करोड़ में मानता हूँ 2 करोड़ कम कर दिए, लेकिन 6 करोड़ को फिर भी, तो ये यूपीए का जो 26 साढ़े 26 करोड़ था, ये 20 करोड़ 22 करोड़ के है। और मोदी की 2024 में 400 सीटें ही आई थी जो सही थी। इसको इन्होंने कैसे लूटा है, कैसे इन्होंने ठगा है देश को, उसका उस बात को आज चुनाव आयुक्त कह रहे हैं कि मेरे कंधे पर रख के जनता पे निशाना साधा जा रहा है। जनता का जो जनादेश था, उस जनादेश को लूट रहे हैं ये ठगी करके, इस तरह की फ्रॉड करके। और इसीलिए ये न तो चुनाव, जरा गौर करिए, जिस आदमी के पास बड़े ठोस सबूत हो, 8 महीने से इकट्ठा कर रहा हो, वो आदमी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहा, वो आदमी इलेक्शन कमीशन नहीं जा रहा, वो पटना की सड़कों पर नाच रहा है। तो पटना की सड़कों पर नाचने से न्याय नहीं होगा, पटना की सड़कों पर नाचने से निर्णय नहीं होगा। वो कंफ्यूजन फैलाना चाहता है। और एक मेरे ख्याल कल ही बोला है, ये आपको तेजस्वी यादव बोला है, राहुल गांधी, कि अब वोट नहीं, अब सड़कों पे क्रांति हो। यानी ये बांग्लादेश को, ये दूसरा बांग्लादेश हिंदुस्तान में बनाने की तैयारी कर रहे हैं, और सरकार इसके लिए तैयार हो। यानी जब आंखों से दिख रहा है कि 100 करोड़ इन्वेस्ट करके जो हमने एक्स्ट्रा वोटर बनाए थे वो तो SIR में खत्म हो जाएगा, तो अब छाती, हाँ, अब कूट रही। मोदी जी ने एक बात कही थी सर 15 अगस्त में लाल किले के प्राचीर से, कि हमारे आगे बहुत बड़ी समस्या है अवैध घुसपैठिया, जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है उसको लेकर के कहा, और इस पे हम मैसिव क्रैकडाउन शुरू करने वाले हैं। क्या ये अवैध घुसपैठिए को प्लान करके वो डीप स्टेट और ये खेल खेलना चाह रहा था? अभिषेक जी, ये तो बड़ा स्वाभाविक सा उत्तर है, दर्शक खुद अपने आप तय कर लें कि जो आदमी हिंदुस्तान का नागरिक है वो आदमी इस हिंदुस्तान का वोटर है। यहाँ पर अवैध वोटर कौन हो? अवैध वोटर जो भी है वो घुसपैठिया है, अवैध वोटर जो भी है वो घुसपैठिया है। ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची कह लीजिए, एक दूसरे का पूरक कह लीजिए, पूरक भी नहीं, पर्यायवाची ही है। जो आदमी हिंदुस्तान में पैदा हुआ वो अवैध वोटर हो ही नहीं सकता। तो अवैध वोटर जहाँ भी शब्द आता है उसका मतलब वो आदमी घुसपैठिया तो है ही है। वो कहीं विदेश से आया, चाहे वो म्यांमार से आया हो, बांग्लादेश से आया हो या पाकिस्तान से आया हो, और ये उन्हीं विदेशियों के लिए, उन्हीं घुसपैठियों के लिए ये कैसा नंगनाच कर रहे हैं, इसका एक छोटा सा नमूना आज बिहार में दिखा रहे हैं। सर, बिहार में सब कुछ चल रहा है। आज लालू प्रसाद यादव भी हट्टे कट्टे होके अपना टिपिकल 90 के दशक का भाषण दे रहे हैं, लेकिन जनता तो सर, मैं चूंकि बिहार में हूं, आप जानते हैं, ग्राउंड पर हूं, जनता तो SIR को सफल बनाने के लिए मुहिम के तहत जुड़ी है, और 7 करोड़ से ऊपर जनता अपना डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट कर चुकी है। उनका हो गया, सिर्फ 65 लाख कटे। ऐसे में ये किनको सड़क पर उतरने की बात कर रहे हैं, और जो सड़क पर उतरने वाले लोग हैं वो उतर क्यों नहीं रहे हैं बिहार में? जनता को लड़ने नहीं उतरी। जनता ने अपना जो उसका निर्णय था, जो भी आपने कहा कि 7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनी वहां पे दस्तावेज जमा कर दिए, तो जनता तो इनके पक्ष में है। और उसके बारे में बार बार लगातार चुनाव आयोग कह रहा, आज तो 17 तारीख हो गई, हाँ 17 तारीख हो गई, आज 17 तारीख 17 अगस्त हो गया, और चुनाव आयोग कह रहा कि उनके पास एक भी आदमी शिकायत लेकर नहीं पहुंचा है। ये एक बहुत बड़ा तथ्य है, बहुत बड़ा साक्ष्य है इस बात का कि वो 65 लाख लोग फर्जी थे। वो घुसपैठियों के लिए, घुसपैठियों के लिए वो कवर बना हुआ था विदेशी पार्टियों द्वारा। तो वो उनकी वजह से तो जनता ने तो अपना फैसला सुना दिया 31 जुलाई को, 1 अगस्त से। तो अब वो ये क्रिकेट चल रहा है कि आपको शिकायत है तो आकर आप करिए। तो जब 31 जुलाई तक जनता ने आकर 7 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए 7 करोड़ 25 लाख जो बता रहा चुनाव आयोग, तो वो तो 7 करोड़ 25 लाख लोग तो सहमत भी हैं, आपसे सहमत है, आपकी प्रक्रिया से सहमत है, और तभी आकर वो दस्तावेज जमा करा। और मेरा यही मानना है कि 100% बिहार सहमत है। सहमत वो नहीं जो फर्जी थे, जो घोस्ट थे, जो भूत प्रेत बन के थे, वो गायब हुए। और इसीलिए ये बड़े परेशान है, इनको सब आग लगी हुई है। क्योंकि इस बात को समझिए अभिषेक जी
जी 2024 में इस जालसाजी का स्वाद ये चख चुके हैं और इनको वही स्वाद लगा है इनके मुंह में। तो अब ये बड़ा छटपटा रहे हैं, मिला रहे हैं कि वो अचानक इनके मुंह से छीन रहा है चुनाव आयोग। वो इनको इसके बाद इनकी कोई कलाई रह नहीं जाएगी, इनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, बहुत बुरी तरह से हारेंगे ये। तो उसकी इनकी एक पृष्ठभूमि भी तैयार हो रही है और साथ में ये एक खतरनाक संकेत है, जो राज्य की सरकार आएगी बिहार की, उसका जिम्मा होगा और केंद्र का भी जिम्मा होगा। ये चुनाव हारने के बाद ये जो अभी से इन्होंने राग अलापना शुरू किया है, लोकतंत्र ने तो सड़कों पर आके क्रांति करनी पड़ेगी। ये उपद्रव करेंगे, दंगा फसाद करेंगे, बवाल करेंगे, तो उस पर भी निगाह, बड़ी मजबूत निगाह रखनी पड़ेगी। जी, आज चुनाव आयोग ने एक बात कही थी, उसको एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे सर। सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सर सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। और सर, इस बात की तो भविष्यवाणी मैं कर सकता हूं कि ये आदमी 7 दिन में हलफनामा नहीं, इसके बाद क्या होगा सर? हाँ, इसके बाद कुछ नहीं होगा। इसके बाद केवल सरकार को सजग रहना पड़ेगा कि इसका अगला स्टेप जो है, ये इन्होंने पृष्ठभूमि तैयार की, जान लगी झूठ बोल रहे हैं और ये घुसपैठियों के पक्ष में बोल रहे हैं, उनके समर्थन में नंगाई हो रही है। इसका जो अगला पक्ष होगा वो अगला पक्ष ये होगा कि इसके बाद सड़कों पे दंगा फसाद करेंगे। फिलहाल अभी जो प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं, इससे समझ में लग रहा है कि जनता इनके साथ कतई नहीं है। वो हमेशा कुछ लुच्चे लफंगे जो होते हैं राजनीतिक दलों में, वो 1000, 2000, 3000 जो है इनके साथ निकलते हैं, आम पब्लिक नजर नहीं आ रही। और वो ये उसी 3-4 हजार लोगों को लेकर अलग अलग शहरों में ये दंगा करेंगे और इनके पास कुछ दूसरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा ही नहीं है जिसको लेकर ये आगे सरकार को घेरे या कुछ करें। तो वो जो बहुत स्वाभाविक है और उसको हम लोग देखेंगे। और संभवतः इनको जो हाथ बिल्कुल नजर आने लगेगी चुनाव से पहले, तो वो जो तेजस्वी यादव ने तीर छोड़ा था ना कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, तब ये बहिष्कार करके और हिंसा फैलाने की कोशिश करेंगे उस बिहार के चुनाव में। ये इनका अगला स्टेप हो सकता है, जो मुझको लगता है कि बहिष्कार करेंगे और ये बाद में चुनाव में आगे और दुनिया भर का काम करेंगे। ये मैं एक ऑप्शन के तौर पर ले रहा हूँ। अन्यथा चुनाव हारने के बाद ये निश्चित तौर पर सड़कों पर बवाल करेंगे, दंगा करेंगे, क्योंकि ये नहीं करेंगे। वो फिर इनके साथ वही लोग हैं जो 100 करोड़ रुपए दे रहे हैं, 8,500 करोड़ सैनिक खोले हैं, उनके गुर्गे होंगे, ये लोग फेस होंगे, कठपुतलियां होंगी जो सड़कों पर हिंसा फैलाएंगे। चुनाव आयोग पे जो भ्रामक रूप से सर जिस प्रकार से अलकायदा मीडिया झूठ फैला रहा है इस पूरे वोट चोरी के प्रोसेस में, आईएमबी मिनिस्ट्री अभी भी उनको कुछ न रोक रही है, न टोक रही है और न ही ऐसे झूठों पर कोई एक्शन ले रही है। और वो झूठ इतना मैनिपुलेट करके बता रहे हैं जनता के बीच भ्रम की स्थिति पैदा करने के। अरे 50% तो इस देश में जनता है ही ना जो बीजेपी को पसंद नहीं करती, उनमें से ज्यादा लोग सड़क पर उतर के बवाल कर सके। तो ये एक तरह से बाकी अगर कहा जाए जो 40, 45, 50% जनता है जो एनडीए के समर्थन में, उनका अधिकार मारने के लिए ये जो खेल चल रहा है, इस पर आईएमबी मिनिस्ट्री का आपको नहीं लगता कि रुख बहुत सॉफ्ट रहा है अब तक? नहीं, सॉफ्ट नहीं रहा, नकारा रहा, निकम्मा रहा, बिना किसी मतलब का नहीं रहा है। सरकार के ऊपर बोझ है मंत्रालय जो है। अब 2 उदाहरण आपको दिए देता हूँ, उसके बाद आगे बोलूंगा नहीं। एक प्रसार भारती का सर्वा कौन आदमी, हमारे उत्तर प्रदेश कैडर का एक आईएएस अफसर जिसकी ईमानदारी के पूरे देश में सबसे रहे, पूरे देश में मतलब इतना ईमानदार, वो गजब का ईमानदार, सूर के समान उसके प्रकार ईमानदारी। और वो आदमी जो है वो पूरे देश में चर्चित था। और क्या गजब का उसका मैनिपुलेशन कि जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे तो उनका सबसे करीबी आईएएस था, फिर मायावती आई तो उनका सबसे करीबी आईएएस था, उसके बाद जब फिर अखिलेश आए तो अखिलेश की तो आंख का तारा था वो आदमी, जितना गजब का वो आदमी करता था। जब योगी बाबा आए तब योगी बाबा ने उससे कुर्सियां उठवाई, यहाँ प्रोग्राम तो कुर्सी लगाया करता था वो, इतना ये सब कर्म करने के बाद।
अचानक कहां से चक्र घूमा, क्या चक्र घूमा कि वो आदमी प्रसार भारती का सर्वे सर्वा बना बैठा है। तो पहला तो आप समझ लीजिए कि आईएनबी मंत्रालय की बात कर रहा हूँ। दूसरा एक उदाहरण सब लोगों ने देखा होगा, खैर आम आदमी ज्यादा उसको समझ नहीं पाता, कि एक बहुत बेहतरीन पत्रकार जो वास्तव में इनकी चमड़ी उधेड़ता था रोज रात में 9 बजे बैठकर, नाम था अशोक श्रीवास्तव। अशोक श्रीवास्तव तो दो टूक जो है धीरे धीरे पकड़ना शुरू किया था, और वो बहुत बेहतरीन मुद्दे पे करते थे, तेवरों के साथ करते थे, मतलब वैसे तेवर मुझे किसी की नजर नहीं आती। सर अगला प्रश्न ये है कि हाँ, अगर बिहार चुनाव जी अगर और वो प्रसार भारती का एक और चीज समझ लीजिए कि आप जरा गौर करिए कि मोदी सरकार किसी भी कोई भी नियुक्ति कहीं भी करती है तो पूरा विपक्ष जो है वो उबलने लगता है, खौलने लगता है, लेकिन प्रसार भारती की नियुक्ति पर पूरे देश का विपक्ष बिल्कुल एकदम शांत रहा, जैसे उसके मुंह में जवान में लगेगा, अपने मुंह में दही जमाए बैठा है, उसको कोई आपत्ति नहीं हुई, ये चलता रहता है। तो वो वही स्थिति वहाँ पे आईएनबी में मिनिस्ट्री की है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, उससे आप कोई उम्मीद ना करिए। हाँ, मोदी कुछ करते हैं तो देखते हैं। तो ये थे हमारे साथ सतीश चंद्र मिश्रा सर, और उन्होंने जो एक्सप्लेन किया वो बहुत चौंकाने वाला है। इस थ्योरी को आज तक किसी ने नहीं दिया कि पिछली बार एक्चुअली वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के नाम पर वोटर ऐड हुए, तो फिर भी बढ़े क्यों नहीं? एक तो डेफिनेटली कुछ कम हुए होंगे हमारी तरफ से, लेकिन जो एडिशनल वोटर आए वो कांग्रेस और इनकी जीत का कारण है, और इसमें कोई संदेह नजर नहीं आता। आखिर 65 लाख जो बिहार के अंदर एसआईआर में गायब हुए, उसमें जो सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है वो डबल वोटर का लिस्ट, और या जो लोग पलायन कर गए हैं, जिनका कोई एड्रेस नहीं है, वो बस पलायन कर गए हैं। तो बिहार से पलायन भी बहुत मैसिव होता है, लेकिन उन्होंने क्या अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं छोड़ा? या मृत, मरे हुए लोग, तो क्या मरे हुए लोग वोट दे सकते हैं? इसी नोट पे आपको छोड़े जाता हूं, और प्रश्न पूछिए। प्रश्न पूछना कानूनी रूप से अपराध नहीं है। जागृत समाज में लोग प्रश्न हमेशा करते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।